सीमा, तुझे कितनी बार समझाया है कि अपनी गाय को हमारे खेतों की तरफ मत चराया कर। धान की फसल बर्बाद कर दी है तेरी गाय ने, लेकिन तू सुनती कहाँ है। सीमा, अरे नंदी काकी, लाली गाय का नाम, को भूख लगी होगी तो थोड़ा सा धान खा लिया होगा, गुस्सा क्यों करती हो। धान तो फिर उग जाएगा। नंदी काकी, काकी से जुबान लड़ाती है। देख, आज तेरी माँ से तेरी शिकायत करती हूँ। जंगली शुअरों ने पहले ही नाक में दम कर रखा है, बाकी कसर तेरी लाली ने पूरी कर दी है। सीमा, लेकिन काकी तुम्हारे खेत के धान तो लाली ने खाए हैं, फिर शिकायत मेरी क्यों। शिकायत ही करनी है तो लाली की करो, मेरी नहीं। वैसे भी तुम्हारी शिकायत से लाली को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि माँ लाली को मुझसे भी अधिक प्यार करती है। सीमा की सरलता और मासूमियत पर नंदी काकी को भी हंसी आ गई। नंदी काकी की बातों को अनसुना करके सीमा लाली को हाँकते हुए वहां से निकल पड़ी। उत्तराखंड के चमोली जिले की उड़ी पहाड़ी पर एक छोटा सा गांव धनोली बसा हुआ है, जो चारों तरफ से देवदार और चीड़ के जंगलों से घिरा हुआ है। बुरांश के लाल रंग के फूल यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। तैरते हुए बादलों के बीच बर्फ से ढकी हुई ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं मन को मोह लेती हैं। पर्वतों का आकर्षण सदैव अद्भुत होता है। देव स्वरूप व पूजनीय पर्वत विस्मयकारी व सौंदर्य से भरपूर होते हैं और सैर सपाटे के लिए आकर्षित करते हैं। यहाँ पर दुर्लभ वनस्पतियाँ और जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हरी भरी घटा देखते ही बनती है। पतली घुमावदार सड़कें, हरे भरे पेड़ दूर तक नजर आती है। ऊंची नीची पहाड़ियाँ एक और दूर नजर आते, बर्फ से ढके सफेद पहाड़ दूसरी और पहाड़ों की गोद में बने छोटे छोटे घरों में बसे गांव और गांव में रहने वाले भोले भाले लोग। सीमा इसी गांव की एक छोटी बच्ची, जो स्वभाव से थोड़ी चुलबुल और थोड़ी सी बातूनी है, लेकिन मिलनसार भी है। गांव के सभी बच्चे इसकी संगत में रहकर बचपन का भरपूर आनंद लेते हैं। शिक्षा के नाम पर गांव में एक प्राथमिक पाठशाला है, किंतु आगे की पढ़ाई के लिए उबड़ खाबड़ पथरीले पगडंडियों से गुजरकर गांव से 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इसलिए गांव के लोग अपनी बच्चियों को इतनी दूर भेजने से कतराते हैं। सीमा एक बहुत ही साधारण परिवार से आती है। उसके पिता सूबेदार हरीश पांडे कारगिल युद्ध में शहीद हो चुके थे। परिवार में अब उसकी माँ और छोटा भाई विष्णु थे। उसके पिता की अंतिम इच्छा थी कि उनके दोनों बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण करके घर का नाम रोशन करें। गांव से प्राथमिक शिक्षा पूरी करके सीमा आगे की पढ़ाई भी जारी रखना चाहती थी। उसकी माँ दमयंती भी चाहती थी कि सीमा को पढ़ा लिखा कर अपने स्वर्गीय पति सूबेदार हरीश पांडे की अंतिम इच्छा को पूरी करे, लेकिन कैसे। गांव से इतनी दूर पढ़ने के लिए सिर्फ लड़के ही जाते थे, तो सीमा किसके साथ जाएगी। बस यही चिंता सीमा की माँ दमयंती को दिन रात सता रही थी। बचपन से ही सीमा को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए पढ़ाई में गांव की दूसरी लड़कियों से ज्यादा होशियार थी। गांव के प्राथमिक पाठशाला के हेडमास्टर नंदा बल्लभ जोशी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। हेडमास्टर जी सीमा के फौजी पिता के बचपन के अच्छे मित्र होने के कारण हमेशा चाहते थे कि सीमा आगे भी अपनी पढ़ाई जारी रखे। सीमा भी अपने फौजी पिता की तरह जिद्दी थी, तो उसने भी मन में ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए अपनी पढ़ाई के जुनून को विराम नहीं देगी। गांव के कुछ बुजुर्गों ने भी दमयंती और सीमा के इस फैसले का कड़ा विरोध किया। गांव के प्राथमिक पाठशाला के हेडमास्टर नंदा बल्लभ जोशी ने भी गांव वालों को बेटियों की शिक्षा के महत्व के बारे में समझाया, लेकिन कहते हैं ना कि यदि हौसलों की उड़ान ऊंची हो तो आसमान को भी झुककर जमीन पर उतरना ही पड़ता है। अंततोगत्वा सीमा की जिद और जुनून के आगे गांव वालों को झुकना ही पड़ा। सीमा की हठ और जुनून ने गांव वालों के मन और मस्तिष्क में एक नई उमंग और ऊर्जा का संचार कर दिया था।
जिस कारण गांव की बेटियों के लिए उच्च शिक्षा के कपाट खुल चुके थे। शिक्षा के साथ अब गांव की दूसरी बच्चियां भी आगे की पढ़ाई के लिए गांव से 5 किलोमीटर दूर जाने लगी। उत्तराखंड के गांव में आज भी ये दिनचर्या है कि स्कूल से आने के बाद भी लड़कियों को घर व खेती के कामों में घर वालों का हाथ बटाना पड़ता है। इसे उनकी मजबूरी कहा जाए या उनकी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा, मगर ये हकीकत है। गांव की दूसरी बेटियों की तरह सीमा को भी स्कूल से लौटने के बाद गाय व बकरियां चराने जंगल ले जाना पड़ता था। कभी कभार गागर उठाकर नदी से पानी लाना, तो कभी खेतों में माँ दमयंती का हाथ बटाना। क्योंकि पढ़ाई का समय रात को ही मिलता था, तो देर रात तक दिल लगाकर पढ़ाई करती। एक तरफ समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, तो दूसरी तरफ सीमा भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास कर रही थी। जून का महीना था। आज 10वीं बोर्ड की परीक्षा परिणाम की घोषणा होनी थी। 10वीं बोर्ड की परीक्षा सीमा ने न केवल अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की, बल्कि पूरे चमोली जिले में प्रथम स्थान हासिल किया। उसकी इस सफलता पर पूरा गांव गर्व महसूस कर रहा था। सीमा की सफलता की खबर जब सीमा के पुराने हेडमास्टर नंदा वल्लभ जोशी जी के कानों में गूंजी, तो खुशियों की भागीरथी में डुबकी लगाए सीधे सीमा से मिलने उसके घर जा पहुंचे। घर पर सीमा की मां दमयंती को देखते ही कहा, भाभी जी प्रणाम। बेटी सीमा की सफलता पर आपको बहुत बहुत बधाई। सीमा, बेटी कहीं नजर नहीं आ रही है। जंगल घास काटने गई है क्या? दमयंती, मास्टर जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। ये सब आपकी ही शिक्षा का परिणाम है। यदि समय पर आपका साथ ना मिला होता, तो सीमा की पढ़ाई लिखाई तो बहुत पहले ही छूट गई होती। सीमा, जो अभी तक गौशाला में गाय को घास डाल रही थी, हेडमास्टर जी की आवाज सुनते ही दौड़कर बाहर आई। आते ही हेडमास्टर जी के चरणों में झुककर प्रणाम किया और उनसे लिपट कर खफक खफक कर रोने लगी। ये आंसू मात्र आंसू नहीं, एक शिष्य के नयनों से झरते व मोती थे, जो गुरु शिष्य की परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे। हेडमास्टर जी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो बैठे और सीमा को आशीर्वाद देते हुए उनकी आंखों से भी टिप टिप आंसू टपकने लगे। टपकते आंसुओं को साफ करते हुए हेडमास्टर जी ने सीमा से पूछा, सीमा, अब आगे क्या करने की सोची है? सीमा, मास्टर जी, परिणाम आने के बाद बस इसी उलझन में हूँ कि आगे कौन से विषय चुनूं। डॉक्टर या इंजीनियर बनने की ओर मेरा कोई खास रुझान नहीं है। अब आप ही कोई विकल्प बताओ। सिर खुजाते हुए हेडमास्टर जी, सीमा, तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि विज्ञान विषय में तुम्हारी कोई दिलचस्पी नहीं है। तो अब तो दो ही विकल्प बचते हैं, ह्यूमैनिटी और कॉमर्स। अब तुमको निर्णय लेना है कि ह्यूमैनिटी और कॉमर्स में से किसे चुनना है। सीमा, मास्टर जी, पिताजी हमेशा कहा करते थे कि उनकी बेटी दूसरों से हटकर कुछ अलग करेगी। मेरी इच्छा भी यही है कि कुछ ऐसा ही करो जिसे करने में मुझे भी आनंद की अनुभूति हो। सीमा के मुख से कुछ अलग करने की जिद सुनकर एक बार तो हेडमास्टर जी भी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे, लेकिन उनको ये बात भली भांति पता था कि बचपन से ही सीमा को मुश्किल रास्तों पर चलना ज्यादा आसान लगता था। ये जिद्दी लड़की एक बार जो ठान लेती है, उसे करके ही दम लेती है। खतरों से खेलना मानो इसका शौक है। इतने में सीमा की मां दमयंती हेडमास्टर जी के लिए चाय बनाकर ले आई। फिर एक लंबी सांस लेते हुए हेडमास्टर जी बोले, बेटा, दिल्ली में मेरा भतीजा राघव सरकारी बैंक में अधिकारी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही उसने बीकॉम भी की है। उससे बात करके मैं 2 दिन बाद फिर तुमसे मिलता हूँ। अपनी बात खत्म करके हेडमास्टर जी निकल पड़े। जैसे ही कलेक्टर साहब की नजर सीमा पर पड़ी तो मुस्कुराए बिना ना रह सके। इतने में सीमा की माँ
भी बाहर आंगन में आ चुकी थी। कलेक्टर साहब अपना परिचय देते हुए आंगन की दीवार पर बैठ गए। गोबर में सने अपने हाथ धोकर सीमा भी कलेक्टर के पास बैठ गई। सीमा के हाथ में मिठाई का पैकेट थमाते हुए उसे आशीर्वाद दिया। इसी दौरान सीमा की मां दमयंती ने कलेक्टर साहब को चाय का कप थमाते हुए उनका आभार व्यक्त किया। कुछ देर तक सीमा की पढ़ाई के बारे में चर्चा होती रही। सीमा की बात करने की बेबाक शैली से कलेक्टर साहब बहुत ही प्रभावित थे। अंत में कलेक्टर साहब ने सीमा को कहा कि वह उसकी क्या मदद कर सकते हैं। उत्सुकता भरी नजरों से सीमा ने कहा, सर, जैसा मैंने बताया कि विज्ञान विषय में मेरी कोई रुचि नहीं है, तो आप बताओ मैं अब कौन सा विषय चुनूं, क्योंकि कलेक्टर साहब स्वयं दिल्ली के JNU से पढ़ाई करके IAS बने थे, तो उनको हर विषय की सटीक जानकारी थी। सीमा से बात करके इतना तो समझ चुके थे कि ये बच्ची जिंदगी की चुनौतियों से घबराने वाली नहीं है। अंततः सीमा को कॉमर्स विषय लेने की सलाह देते हुए कहा कि BCom की पढ़ाई पूरी होते ही जी जान से चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा की तैयारी में जुट जाना और अर्जुन की तरह अपने इस लक्ष्य पर नजरें टिकाए रखना। इसके बाद कलेक्टर साहब वहां से चल पड़े। कलेक्टर दीपक रावत की बातों से प्रेरित होकर अब चार्टर्ड अकाउंटेंसी को ही सीमा ने अपना पहला और अंतिम लक्ष्य बनाया। इसी मार्ग पर चलकर अपना भविष्य संवारने की योजना बनाई। क्योंकि उसके पिता देश के लिए शहीद हुए थे, तो भारतीय सेना के कोटे से उसका दाखिला दिल्ली कैंट स्थित केंद्रीय विद्यालय में 11वीं कक्षा में कॉमर्स सेक्शन में हो गया था। स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई करती थी। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई के दौरान सीमा के रागिनी, रजत और दुष्यंत जैसे कुछ अच्छे दोस्त बने जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते थे। इन सब ने तय किया कि जब सभी एक ही क्षेत्र में अपना भविष्य संवारना चाहते हैं, तो फिर क्यों ना एक ही कॉलेज में दाखिला लिया जाए। केंद्रीय विद्यालय से 12वीं पास करने के बाद इन सभी दोस्तों का दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में BCom ऑनर्स में दाखिला हो गया। कॉलेज में सीमा का पहला दिन था। हल्के धानी रंग का सूट पहने अपने कॉलेज के लिए निकल पड़ी। नया कॉलेज, नए साथी, नया सत्र के साथ कॉलेज में आने वाली छात्राएं व छात्र पूरे उत्साह में दिखे। स्कूल का अनुशासित जीवन को पीछे छोड़कर सीमा को भी नई आजादी का अनुभव हो रहा था। नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ कॉलेज में पहले दिन आने वाले छात्र छात्राएं अपने आप को इस नए कॉलेज के लिए नींव का पत्थर बनकर आने वाले छात्रों के लिए मिसाल बनना चाहते थे। एक कॉलेज किसी भी छात्र जीवन में एक नई शुरुआत है। स्कूल के बहुत अनुशासित जीवन के बाद कॉलेज आता है। यह हमेशा स्वतंत्रता के साथ साथ जिम्मेदारी की भावना भी प्रदान करता है। हम अचानक यह सोचना शुरू कर देते हैं कि हम वास्तव में बड़े हो चुके हैं और अब हम कुछ भी कर सकते हैं। हम एक स्वतंत्र पक्षी की तरह महसूस करते हैं। जैसे ही सीमा कॉलेज के मुख्य द्वार पर पहुंचती, तो प्रथम अनुभव ये हुआ कि वहाँ का वातावरण व परिवेश काफी ताजगी भरा था। चारों तरफ नए जोश और नई ऊर्जा के सरोवर में नहाए लड़के लड़कियों की भीड़ सी उमड़ रही थी। उनकी हंसी और ठहाके कॉलेज के प्रांगण को गूंजायमान कर रहे थे, जो इशारा कर रहा था कि किसी देश का कौशल यौवन की तरफ कदम बढ़ता उल्लांचे भर रहा था। मुस्कानों से सभी के चेहरे गुलाब की 9 पंखुड़ियों की भांति खिलखिला रहे थे। कॉलेज कैंपस में कदम रखते ही सीमा का हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। ख्याल आ रहा था कि यहाँ का वातावरण कैसा होगा, कक्षा में सहपाठियों तथा प्रधानाध्यापकों से कैसा तालमेल रहेगा आदि अनेक प्रकार के भाव अंतर्मन को आंदोलित कर रहे थे। बड़ी संख्या में छात्रों का आगमन हो रहा था। प्राय सभी छात्र एक दूसरे से अपरिचित थे। सभी एक दूसरे को उत्सुकतापूर्ण मुद्रा में देख रहे थे। कॉलेज के अंदर प्रवेश करते ही सीमा अपने स्कूल के साथियों को तलाश ही रही थी
कि तभी पीछे से किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा। उसने मुड़कर देखा तो सामने से रजत और दामिनी आते हुए दिखाई दिए। तभी सीमा ने कहा, यार रजत, दुष्यंत कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, क्या तुम लोगों ने देखा है उसे? मुस्कुराते हुए दामिनी ने कहा, अरे बेचैन क्यों होती है, तेरा देवदास आता ही होगा। इतने में झूमता हुआ दुष्यंत आया और बोला, मैं तुम लोगों को ही ढूंढ रहा था। सीमा पर तंज कसते हुए दामिनी ने कहा, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। सीमा, तेरा देवदास तेरे सामने खड़ा है, तनिक मुस्कुरा तो दे। सीमा, देख दामिनी, आज कॉलेज का पहला दिन है, हंसी मजाक करने के लिए तेरे पास अभी पूरे 3 साल हैं, कुछ समझी क्या? इतने में सामने से कुछ सीनियर छात्र छात्राओं की एक टोली उनके पास आकर ठहर गई। सीमा और उसके साथी समझ गए थे कि अब उनकी भी रैगिंग होने वाली है। टोली की एक छात्रा, दोस्तों घबराओ मत, हम तुम्हारी रैगिंग करने नहीं बल्कि अपने नए दोस्तों का स्वागत करने आए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस प्रतिष्ठित कॉलेज में तुम सबका स्वागत है। टोली का दूसरा लड़का, इस कॉलेज का ये रिवाज है कि कॉलेज में नए छात्रों का जब हम गुलाब का फूल देकर अभिवादन करते हैं, फिर सबने सीमा, दामिनी, दुष्यंत और रजत के हाथों में लाल रंग का गुलाब थमा दिया। उनमें से एक लड़की, जिसका नाम रश्मि था, ने मुस्कुराते हुए सीमा की ओर देखा और कहा, तुम्हारा क्या नाम है? सूरत से तो एकदम पहाड़ों की रहने वाली लगती हो। सीमा ने जवाब दिया, बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने, मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। रागिनी, तो ठीक है, आज से हम तुमको पहाड़न गर्ल नाम से पुकारेंगे। रागिनी की बात सुनकर वातावरण जोर के ठहाकों से गूंज उठा। इस प्रकार सीमा को आज एक नया नाम मिल गया था, द पहाड़न गर्ल। इसके बाद सभी साथी कैंटीन में चाय पीने चले गए। कॉलेज में प्रथम दिन का अनुभव सीमा के लिए अत्यंत उत्साहवर्धक, एक आनंदपूर्ण रहा। यह उसके जीवन की चिरस्मरणीय क्षण थे। धीरे धीरे सीमा और उसके सभी साथी कॉलेज के नए माहौल में ढल चुके थे। उनका अधिकतर समय कॉलेज लाइब्रेरी में कटता था। आजकल टैक्सेशन के प्रोफेसर अविनाश जैन छुट्टी पर थे, तो सभी साथी कॉलेज गार्डन में बैठकर अपने पाठ्यक्रम पर चर्चा कर रहे थे। सीमा, 2 महीने बाद परीक्षा होने वाली है, इसलिए हमें गंभीरता से पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर केंद्रित करना चाहिए। रजत, पहाड़न गर्ल, यार जब देखो सिर्फ पढ़ाई की बात करती है। यार कॉलेज आए हैं तो थोड़ी मौज मस्ती भी होनी चाहिए, क्यों रागिनी? ठीक कहा है ना मैंने? सीमा की तरफ देखते हुए रागिनी ने जवाब दिया, हाँ यार, बात तो तेरी सही है। कॉलेज के बाद फिर कहाँ ये आज़ादी, ये मौज मस्ती, ये लड़कपन के दिन? रागिनी की आंखों में घूरते हुए सीमा ने कहा, रागिनी, मैं जानती हूँ तू ये सब मुझे चिढ़ाने के लिए कर रही है, लेकिन तुम सब मेरी एक बात ध्यान से सुनो। यहाँ हम मौज मस्ती नहीं बल्कि अपने सुनहरे भविष्य की बुनियाद रखने आए हैं। रजत, अरे पहाड़न, मैं तो बस मजाक कर रहा था और तू दिल पर ले बैठी। सीमा, देख रजत, तू जानता है कि कॉलेज के बाद हम सबका एक ही लक्ष्य है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना। तेरा क्या इरादा बदल गया तो फैमिली बिजनेस में चला जाएगा? जरा हमारे बारे में भी सोच। दुष्यंत अभी तक शांतिचित मन से सबकी बातें सुन रहा था। रजत को देखते हुए बोला, सीमा सही तो कह रही है कि हमें अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देना चाहिए। रागिनी, सीमा, यदि तेरे अमृत प्रवचन खत्म हो गए हो तो कैंटीन चलते हैं और फिर सभी साथी कैंटीन में चाय पीने चले गए। रजत एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखता था। दिल्ली के चांदनी चौक में साड़ियों के उनके 3 शोरूम थे। कॉलेज में अक्सर मर्सिडीज कार में आता था। उसे पता था कि यदि सीए नहीं हो पाई तो फैमिली बिजनेस संभालेगा, इसलिए वह पढ़ाई को इतनी गंभीरता से नहीं ले रहा था। हर दम मौज मस्ती और घूमने फिरने की बातें किया करता था। रागिनी के पिता भारतीय सेना में थे, तो वह अपने भविष्य के बारे में अधिक सतर्क थी। शायद यही कारण था कि सीमा और रागिनी की आपस में खूब जमती थी। लेकिन इधर कुछ दिनों से रागिनी को महसूस हो रहा था कि रजत सीमा को लेकर कुछ ज्यादा ही संजीदा हो रहा था। उसने तत्काल इस बारे में
सीमा से बात करना उचित समझा। आज क्लास खत्म होने के बाद रागिनी ने सीमा का हाथ पकड़ा और उसे कॉलेज गार्डन में चलने को कहा। दोनों गार्डन के मखमली घास पर बैठ गए। बैठते ही सीमा ने कहा, रागिनी मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है? रागिनी, सीमा, रजत के बारे में तेरा क्या ख्याल है? सीमा, अच्छा लड़का है, फैमिली बिजनेस से आता है, बस पढ़ाई में थोड़ा गंभीर नहीं है, मगर तू ये सब मुझसे क्यों पूछ रही है? रागिनी, मुझे लगता है रजत तेरे बारे में कुछ ज्यादा ही गंभीर है। दोस्ती अपनी जगह और रिश्ते अपनी जगह। हम दोनों बहुत ही साधारण परिवार से हैं और दोनों का लक्ष्य भी एक ही है। सीमा, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। अगर तू कहती है तो मैं आज ही इस बारे में उससे बात करती हूँ। कुछ ही देर में कहीं से घूमते हुए रजत और दुष्यंत भी वहां पहुंच जाते हैं। आते ही रजत कहता है, क्या बात है आज तो सीमा द पहाड़न गर्ल मुंह फुलाए बैठी है, सब ठीक तो है ना? रजत की बात काटते हुए दुष्यंत ने कहा, रागिनी तुझे कुछ किताबें खरीदनी है ना? चल नई सड़क चलते हैं, मुझे भी अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स की किताबें खरीदनी है। दुष्यंत की मोटरसाइकिल में बैठकर दोनों चांदनी चौक के पास नई सड़क निकल गए। रजत वहीं सीमा के बगल में बैठ गया। मौके का सही फायदा उठाते हुए सीमा ने रजत से कहा, रजत सच सच बताना कि तू मेरे बारे में क्या सोचता है? सीमा का प्रश्न सुनकर रजत का चेहरा झुक गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बताए। वह उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। उसकी आंखों के सामने असमंजस के काले बादल मंडराने लगे। एक अजीब सी कश्मकश भीतर ही भीतर मचल रही थी। समुद्री तूफान की लहरों में मानो जिंदगी की कश्ती डगमगा रही थी। लंबी चुप्पी को विराम देते हुए सीमा ने आगे कहा, रजत बेशक तू मुझे कुछ मत बता, लेकिन मुझे लेकर तेरे मन में उमड़ रहे चक्रवात की रफ्तार और उसकी तीव्रता को मैं भली भांति समझती हूँ। यार, ये इश्क और मोहब्बत की बातें सुनने में तो बहुत रोमांच करने वाली लगती है, लेकिन हकीकत तो ये है कि वास्तविकता से इनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। रुआंसे स्वर में रजत ने जवाब दिया, सीमा सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया। मैं तेरे शारीरिक आकर्षण से नहीं, बल्कि जिंदगी को लेकर तेरा जो नजरिया, उससे प्रभावित हूँ। सीमा, मुझे खुशी है कि तू अपने दोस्तों से इतनी मोहब्बत करता है, लेकिन इसके सिवा कुछ और भी है यार जिंदगी में करने के लिए। तुझे पता है कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते ही हमें अपने लक्ष्य को भी भेदना है और उसके लिए हमें अनवरत प्रयास करने होंगे। इश्क मोहब्बत के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है यार, क्या ख्याल है तेरा? धीमे स्वर में रजत ने कहा, सीमा मैं तेरी हर बात से सहमत हूँ, लेकिन ये भी तो सच है कि हम सफर के बिना जिंदगी का सफर अधूरा है। सीमा, तेरी और मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि में जमीन आसमान का अंतर है और दोनों का लालन पालन भी अलग अलग परिवेश में हुआ है। कहाँ तुम एक शिक्षित व संपन्न परिवार से हो और कहाँ मैं एक साधारण किसान परिवार से हूँ, इसलिए हमारी जिम्मेदारियां भी अलग है। कुछ समझे मेरे देवदास? रजत, यार हमारी दोस्ती में ये सब बातें निरर्थक है। जब दिलों में एक दूसरे के लिए सम्मान की भावना हो तो ये रूढ़िवादी परंपरा और दकियानुसी सोच की कोई जगह नहीं बचती। सीमा, रजत, एक बात आज मैं तुझसे स्पष्ट कहती हूँ, मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से संबंध रखती हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी तो सर से पिता का साया छिन गया था। उसका सपना था कि जिंदगी में कुछ अलग करूं, इसलिए मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का रास्ता चुना। गांव से जब दिल्ली आई थी तो मन में कुछ सपने थे। मेरे माँ को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं जिनको पूरा करने का मैंने संकल्प लिया है। रजत, यार तू मुझे गलत मत समझना, मेरे मन में जो कुछ भी था मैंने कह दिया। अपने परिवार और लक्ष्य के प्रति तेरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी ने आज मेरी भी आंखें खोल दी है। सच में तेरी जैसी पहाड़न दोस्त पाकर गर्व महसूस होता है। आज मैं भी तुझे वचन देता हूँ कि तेरे लक्ष्य की राह में कभी बाधा नहीं बनूंगा। एक सच्चे दोस्त होने के नाते हर सुख दुख में इस पहाड़न का साथ निभाऊंगा। अपनी बात खत्म करते ही रजत का गला भर आया था और आंखों से मोती टपक रहे थे। सीमा ने अपने दुपट्टे से उसके आंसुओं को साफ किया और मुस्कुराते हुए कहा, देवदास तेरी आंखों में ये आंसू क्यों? पगले, मुझे भी रुलाने का इरादा है क्या?
चल बाहर चलकर आज तुझे गोलगप्पे खिलाती हूँ। फिर दोनों कॉलेज कैंपस से बाहर भोला राम के गोलगप्पे का लुत्फ उठाने निकल पड़े। 2 दिन बाद होली का त्योहार था। सीमा और रागिनी किताबों का बैग लटकाए मेन गेट से अंदर आ रहे थे कि देखते हैं कॉलेज के कुछ मनचले सीनियर लड़के हाथों में गुलाल लिए लड़कियों को जबरदस्ती गुलाल लगाने का प्रयास कर रहे थे। जो लड़कियां गुलाल लगाने से इनकार करती उस पर फवतियां कसते। सीमा और रागिनी जैसे ही उधर से गुजर रही थी तो एक लड़के ने फवती कसते हुए कहा, पहाड़न मैडम गुलाल तो लगवाती जाओ। इतना सुनते ही सीमा के पीछे की ओर मुड़ी और रागिनी से कहा, चल इन मजनुओं की खबर लेते हैं। रागिनी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की मगर सीमा तो जैसे अपनी ही जिद पर अड़ी थी। उन लड़कों के पास जाकर बोली, क्या कहा मुझे पहाड़न मैडम? हाँ हूँ तो तुमको क्या? पहाड़ों में पैदा हुई हूँ तो पहाड़न कहलाने में लज्जा कैसी? पहाड़न कहलाने में मुझे कोई एतराज नहीं है। एतराज है तो तुम्हारे अंदाज और नीयत से। सीमा ने एक लड़के के हाथ से गुलाल लेकर सभी को गुलाल लगाते हुए कहा, होली की शुभकामनाएं। अब तो खुश हो ना? उस टोली में से एक लड़के ने कहा, मैडम हमें माफ करना, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। सीमा, ठीक है आज से हम दोस्त हुए, मिलाओ हाथ। अब हमारा मुंह ताकते रहोगे या हमें भी गुलाल लगाओगे? सभी लड़कों ने रागिनी और सीमा को भी गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। लेकिन जाने से पहले सीमा ने उन लड़कों से कहा, ये आशिकबाजी छोड़ो और पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। फिर रागिनी का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए वहां से अपने क्लासरूम की तरफ निकल गई। सीमा की बात करने की शैली और साहस देखकर सीनियर लड़के अचंभित थे। अब तक सीमा पूरी कॉलेज में पहाड़न गर्ल के नाम से लोकप्रिय हो चुकी थी। अगर ये छोटी सी कहानी पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।